हेलो डियर स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, आज हम शून्य कोटि या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनकी स्टडी करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इनके अवकलित और समाकलित यानी डिफरेंशियल और इंटीग्रल जो वेग समीकरण हैं वो क्या होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ हम करेंगे। इनके लिए जो हाफ लाइफ टाइम होगा वो क्या होगा, और देन हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम शून्य कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन wherein the rate does not vary with the increase or decrease in the concentration of the reactants। वो अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसमें हम किसी भी प्रकार का इंक्रीज या डिक्रीज करें, उससे जो केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट पर कोई भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। Therefore, the rate of these reaction is always equal to rate constant of the specific reactions, since the rate of these reactions is proportional to the zeroth power of reactant concentration। यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो जीरो पावर है उसके प्रोपोर्शनल क्या होगी, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, इन सच रिएक्शंस द रेट में बी डिटरमाइंड बाय सम अदर लिमिटिंग फैक्टर्स सच एज द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट यूज इन कैटालिटिक रिएक्शंस और द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिनको हम नॉर्मली एसन्यू रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कुछ अदर फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन होती है। जैसे कैटालिटिक रिएक्शंस हैं उनमें कैटलिस्ट के द्वारा वो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन हो रही है। तो नेक्स्ट हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की उसको देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि एक सामान्य अभिक्रिया है जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। जब हम कंसंट्रेशन की बात करें टी बराबर जीरो समय पर, तो ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की है हमने, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो थी। अब कुछ समय बाद की हम कंसंट्रेशन देख रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू टी पर। तो उस केस में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी जो ए थी वो ए माइनस एक्स हो गई, और जो एक्स कम हुई वो प्रोडक्ट के रूप में हमने यहाँ रिप्रेजेंट की। तो टी समय पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ ए माइनस एक्स है और प्रोडक्ट की क्या होगी, एक्स होगी। अब हम डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। रिएक्टेंट के केस में हमने रिप्रेजेंट किए तो माइनस डी ए अपॉन डी टी है, वो इज इक्वल टू होगी के जीरो ए माइनस एक्स की पावर जीरो। टी समय पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें पता है कि जीरो ऑर्डर के केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है या उसकी जीरोथ पावर के इक्वल होती है, तो के जीरो ए माइनस एक्स रेस टू पावर जीरो होगी। अब हमें पता है कि किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो होगा तो वो वन के इक्वल होगा। तो यूं कह सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के जीरो के इक्वल होगा, जहां रेट जो वर्ड है वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, के जीरो है वो जीरो ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस रिएक्शन को जब रीअरेंज करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन जो हमने लिखी, इक्वेशन फर्स्ट जो लिखी है उसको जब रीअरेंज करेंगे तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के जीरो डी टी होगा। उसको हमने इक्वेशन 2 से यहाँ डिनोट किया। आगे हम दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट टी बराबर जीरो से टी बराबर टी के
के बीच, तो उस केस में हमारे पास t बराबर 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A थी और t बराबर t पे हमें पता है A माइनस एक्स थी। तो जो माइनस डी है उस केस में हमारे पास अपर लिमिट A माइनस एक्स रहेगी और लोअर लिमिट है वो A रहेगी, जबकि dt के केस में यहाँ पर अपर लिमिट t रहेगी, t बराबर t, और लोअर लिमिट t बराबर 0 रहेगी। जहां हमारे पास में A जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A है एट t इज इक्वल टू 0 पर, और A माइनस एक्स है वो कंसंट्रेशन है t बराबर t समय पर। जब हम इसको सोल्व करेंगे, थर्ड नंबर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो हम क्या प्राप्त करेंगे, देखिए k0 dt का इंटीग्रेशन t होगा और अपर लिमिट t और माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो ये k0 t के इक्वल आ गया। जबकि दूसरी साइड हम करेंगे तो माइनस को हमने बाहर ले रखा है। सबसे पहले dA का इंटीग्रेशन हमने किया, वो a के इक्वल आया, और a को वैल्यू जो है पहले अपर लिमिट रखी और बाद में लोअर लिमिट रखी माइनस करके, तो बाहर माइनस का साइन तो है ही, उसके अलावा a माइनस एक्स माइनस ए, ये माइनस एक्स यहाँ रिमेनिंग रहेगा और वो माइनस माइनस दोनों साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस प्रकार k0t हमारे पास आएगा। इसको हमने रीअरेंज करें तो यूं लिख सकते हैं k0 इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, जिसको हमने इक्वेशन 4 से डिनोट किया है, जो कि हमारी इंटीग्रल फॉर्म है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। दिस फॉर्म इनेबल्स अस टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी गिवन टाइम पोस्ट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट की पॉपुलेशन है किसी भी समय पर, वो हम इस इंटीग्रल इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ग्राफ की बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो देखिए जब हम रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन बढ़ भी रही है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रह रही है, क्योंकि ये हम जानते हैं जीरो ऑर्डर के केस में रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो आप कंसंट्रेशन को कितना ही बढ़ाइए और घटाइए, रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट नंबर ग्राफ इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड नंबर ग्राफ में हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो टाइम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है। थर्ड ग्राफ में हमने प्रोडक्ट के केस में कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, तो हमें पता है कि एक निश्चित समय के बाद में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और इंक्रीज होगी, और आगे समय बढ़ेगा तो उसकी कंसंट्रेशन और इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ जो हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें हाफ लाइफ टाइम की, बात करें जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में, तो वो क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो बात आती है हाफ लाइफ टाइम। तो वो टाइम स्केल जहां पर रिएक्टेंट की जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो 50% कंज्यूम हो जाती है, वो ही उस रिएक्शन का क्या कहलाता है, हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। और इसको नॉर्मली हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। इसके लिए जो सिंबल हम काम में लेते हैं वो टी हाफ जैसा हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है वो काम में लेते हैं। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 4 रिप्रेजेंट की थी k0 इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, वहां पर हम x जो है इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रिप्रेजेंट करें a/2। इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट के केस में जो रिएक्शन हमने शो की है उसमें a थी, तो हाफ लाइफ टाइम में हाफ कन्वर्ट हो जाएगी, तो x को हम a/2 से रिप्रेजेंट करें तो उस केस में t है वो t हाफ होगा, तो k0 इज इक्वल टू a/2 अपॉन टी हाफ, या टी हाफ इज इक्वल टू a अपॉन 2 k0 होगा।
जहां पर K0 क्या है, रेट कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो इस प्रकार जो हाफ लाइफ टाइम है रेट ऑफ रिएक्शन का शून्य ऑर्डर के केस में वो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, या टी हाफ जो है वो ए के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हम बात करें रेट कांस्टेंट K0 की यूनिट की बात करें तो वो मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। कैसे होगी, एक्स जो है कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में है, टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे आप देख रहे हो मोल पर लीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हमारे पास आ गई है। जीरो ऑर्डर के केस की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ हमने कुल 4 एग्जांपल्स को लिखा है जिनके अंदर जो जीरो ऑर्डर के हैं, जहां पर जो रिएक्शंस हैं उनकी जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं कर रही है या उससे इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन, उनकी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 टू HCl में यहाँ कन्वर्जन हो रहा है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ओवर ए हॉट प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम सरफेस के ऊपर ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर भी N2O की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन में कोई रोल प्ले नहीं है। आयोडाइजेशन ऑफ एसीटोन इन H प्लस आयन रिच मीडियम, यानी एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं हम, तो ये रिएक्शन भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, जो कि आयरन कैटलिस्ट की सरफेस पर हो रही है, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस प्रकार यहां हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। नेक्स्ट हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जनरली कैटालिटिक रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाई। अभी तक हमने कहा कि कैटालिटिक रिएक्शंस हैं वो जीरो ऑर्डर हैं, तो क्यों हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सिंस ए लिमिटेड सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट इज अवेलेबल फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ए डिफाइनेड टाइम पीरियड which cannot be increased by increasing the concentration of reactants, यानी हमने हमारे पास में जो कैटलिस्ट है उसका एक लिमिटेड सरफेस एरिया है जिसपे कैटालिटिक रिएक्शंस हो रही हैं। तो जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा भी देंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में जो सरफेस एरिया वो तो उतना ही है और वो नहीं इंक्रीज होगा, तो उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने से भी क्या फर्क पड़ेगा। So the definite number of molecules of product will be formed in a particular time period. और जब सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं होगा तो आपने रिएक्टेंट कितने भी बढ़ा लिए, एक निश्चित टाइम में तो प्रोडक्ट का एक निश्चित पार्ट ही बढ़ पाएगा। और इस प्रकार ये जो रिएक्शंस हैं, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा भी दी तो भी रेट है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये जो कैटालिटिक रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती। नेक्स्ट देखिए, द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड Cl2 फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एट वाटर सरफेस Y। तो हम देखो ये वाटर सरफेस पे ये रिएक्शंस करवा रहे हैं, नीचे हमारे पास में वाटर है और उस पे एक तरीके से एक बीकर सामने उल्टा रख रखा है जिसमें H2 और Cl2 रिएक्शन कर रहे हैं और HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंस द प्रोडक्ट HCl जो है वो वाटर में डिजोल्व होता है और वाटर में डिजोल्व होते ही वाटर लेवल जो है वो ऊपर बढ़ जाता है और इस प्रकार यहाँ पर H2 और Cl2 की जो कंसंट्रेशन है वो
कांस्टेंट रहती है। तो इस प्रकार ये रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की काइनेटिक्स की स्टडी की। इसके साथ कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखिए, हाफ लाइफ टाइम देखा, रेट कांस्टेंट की यूनिट यहाँ हमने देखी, और दो प्रॉब्लम्स को हमने समझा कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कोई रिएक्शंस क्यों फॉलो करती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करेंगे। थैंक यू।